चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज की क्लास में इस चैप्टर को कंक्लूड करेंगे। लास्ट वाली क्लास हम लोगों ने पढ़ी थी तो याद होगा, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट भी करा था, याद है? इसी जगह थी जहां प्लांटेशन की बात हमने कही थी। आई होप आप लोगों ने इसको सोचा हो, सीरियस लिया हो, वहीं से कंक्लूड करना है। उसमें कई चीजें कैटेगरी वाइज हमने देखी थी, मसलन वनरेबल की देखी थी, एक्सटिंक्ट की देखी थी, रेयर देखा था, एंडेमिक देखा था, कई स्पीसीज देखा था हम लोगों ने। उसी का कंक्लूड आगे हमें इसमें करना है। चले आगे। हमें आज देखना है कि बायोडायवर्सिटी जो है वो डिक्लाइन क्यों हो रही है, कंजर्वेशन मेथड क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन और ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जिसको हम लोग जेएफएम के नाम से जानते हैं। कोई परेशानी है? लास्ट हमने जो देखा था वो देखा था बायोडायवर्सिटी क्या है, फ्लोरा एंड फौना, प्लांट्स एंड एनिमल्स के ऊपर, ये कैसे फॉरेस्ट की इंक्रीजिंग हो रही है। आईसीयूएन की क्लासिफिकेशन क्या है, जो रेयर और स्टिंग वाला मैंने आपको बताया वो क्लासिफिकेशन थी। एसियाटिक चीता के बारे में हमने कहा लोग कंफ्यूज होते हैं लेपर्ड को देखकर कि वो चीता ही है। हिमालयन यू के बारे में, फैक्टर्स ऑफ फॉरेस्ट डिप्लेशन के बारे में। कोई परेशानी है? कोई परेशानी? चलिए, सबसे पहले बायोडायवर्सिटी का डिक्लाइन यहां देखिए, कारण क्या है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, दूसरा है ना ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग, और इसमें से कोई ऐसी चीज नहीं है जो अननोन है आपके लिए। हर चीजें हम देख रहे हैं और इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो नेचुरली हो रहा है कुछ इसमें से जो नेचुरली हो रहा है। हंटिंग कौन कर रहा है? पोचिंग, शिकार करना है हम ही करते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन यूज कौन कर रहा है? नेचर जितना बना पा रही है, जितना हमें दे पा रही है, उससे कहीं ज्यादा उससे इस्तेमाल करने या उससे यूज करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, पॉइजनिंग और फॉरेस्ट फायर, सब किसकी देन है? चलिए, अनइवन एक्सेस, ओवर पॉपुलेशन, है ना, ये भी बड़ी चीज है। अनइवन एक्सेस का है मतलब कहीं बहुत ज्यादा कहीं बिल्कुल नहीं, ये भी प्रॉब्लम है। दूसरा ओवर पॉपुलेशन, ये भी आप जानते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगी तो खपत ऑटोमेटिकली क्या होने लगेगा? कंजप्शन बढ़ जाएगा, बढ़ेगा ना, तो फिर वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन वाली चीज आ जाएगी। ये फैक्ट है कि डेवलप कंट्री जो है वो कंज्यूम कर जो है डेवलप कंट्रीज कंज्यूम मोर देन। अब उसका एग्जांपल देखने लगेंगे तो वो भी देख सकते हैं। और डिस्ट्रक्शन ऑफ द फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इंपैक्ट, अब इस चीज को समझेंगे कैसे। गांव में अगर आप डेवलपमेंट की चीज देखने लगो तो कितने नदियों को तोड़ा जा रहा है, ना के बराबर। पर जैसे ही हम डेवलपिंग वाले थॉट पे भूल जाते हैं, डेवलपिंग और डेवलप्ड, हम बस एकदम बेसिक पे आते हैं कि एक विलेज है, उस विलेज को अगर हम डेवलप करना चाह रहे हैं तो उस विलेज एरिया को डेवलप करने के लिए हम वहां पुल बना रहे हैं, मार्केट बनाना चाह रहे हैं, कहां बनेगा? या तो एग्रीकल्चरल लैंड पे, और मैक्सिमम एग्रीकल्चरल लैंड की जगह पर फॉरेस्ट लैंड पे। तो हमने फॉरेस्ट एरिया वहां से जो डेवलप किया, उसकी जगह पर जो भी चीज डिप्लॉय कर दिया, पुल बना दिया, ब्रिज बना दिया, फ्लाईओवर बना दिए, मार्केट बना दिए, क्या जितने ट्रीज हमने तोड़े उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि उतनी ट्रीज हमें प्लांट करना उस लोकेलिटी के आसपास, कम से कम उतना तो जरूर, जितना से नया बना हुआ जो इकोसिस्टम आपने बनाया है वो सेफ रह सके, ऑरेंज जोन ना बने, है ना। पर ऐसा कुछ होता है? तो हम देख रहे हैं ना कि एक पद्धति जिसके जरिए हम डेवलपमेंट का नाम दे रहे हैं, उस डेवलपमेंट के जरिए से धीरे धीरे हम क्या क्या रहे हैं? डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। कोई परेशानी है? इसको बहुत ध्यान से देखते हैं केस स्टडी के जरिए भी, जो हिस्ट्री का है कि 1960-70s में कंजर्वेशन डिमांडेड नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया 1972 में कई प्रोविजंस के साथ। मसलन क्या कहा गया? प्रोटेक्टेड स्पीसीज बनाई गई एज पब्लिश। द थ्रस्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज टुवर्ड प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीसीज, खतरे में जो स्पीसीज हैं, बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट एंड रिस्ट्रक्चरिंग ट्रेड इन द। किसी भी तरीके से उनका शिकार ना हो, वहां लोगों का आना जाना कम हो, और उनकी सुरक्षा और उनकी संरक्षण के लिए भी जहां वो पनप सके, जहां जितना है उससे और ज्यादा हो सके, इसकी व्यवस्था कराई जाए। कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे में दो चीजें बनाई गई, नेशनल पार्क और। कोई परेशानी है आप लोगों को इसके अंदर? चलिए, अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कई प्रोजेक्ट, जैसे आप देखेंगे ग्रेवली थ्रीटीन टू इंक्लूडिंग टाइगर, तो सेफ टाइगर प्रोजेक्ट एक निकला था। हॉर्न राइनोसोरस, द कश्मीर स्लेग अंगल, ऐसे कई जानवरों के नाम है, घड़ियाल वगैरह, घड़ियाल का एनसीईआरटी में भी आपका दिया हुआ है।
द रिवर घड़ियाल है ना। मोस्ट रिसेंटली द इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग, द ग्रेट इंडियन godwans and the snow leopard etc have been given full and partial legal protection against the hunting and trade throughout the, मतलब आप कहीं इसको ले भी नहीं जा सकते व्यापार के लिए भी, कि हम ले जा रहे हैं कहीं मतलब लगाएंगे अपने घर पे रखेंगे या कहीं, मतलब जो भी ट्रेड के लिए पहले अलाउड था अब वो अलाउ भी विद परमिशन भी नहीं है, हंटिंग तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है ये चीज। आगे चलें। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में रियलाइज किया कि प्रोजेक्ट पॉपुलेशन जो है वो टाइगर का पॉपुलेशन जो है बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। 1827 से हम देखें एस्टिमेटेड तो 55,000 एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी। द मेजर थ्रेट टू द टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस, गिनती भी नहीं कर सकते। इंडिया एंड नेपाल प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3 ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर्स पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। दीज टू नेशंस बिकम प्राइम टारगेट ऑफ पोचिंग एंड इलीगल हंटिंग। कोई परेशानी है बोलिए भाई। बेसिकली दो चीजें हो रही हैं, एक तो आप क्या कर रहे हो, उनकी हंटिंग कर रहे हो, उनका शिकार पोचिंग कर रहे हो। दूसरा उनको चाहिए क्या, एक घना डेंस फॉरेस्ट चाहिए, उसको आप खत्म कर रहे हो। नई कोई ऐसी चीज बना नहीं रहे जहां वो अपने रिप्रोडक्शन को अपने जीन्स के जरिए उसको उस स्पीसीज को कंटिन्यूटी में ला सके। अल्टीमेटली जंगलों से भागकर अगर वो खुले मैदान या कोई छोटे मोटे जंगल वाला इलाकों में मैदानी भागों में भागते हैं तो वहां भी उनको प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल के नाम पे मार दिया जाता है। हाँ कि ना। पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है उसकी वजह से वो बाहरी इलाकों में सर्वाइव भी नहीं कर पा रहे। तो ये न्यूमर, मैंने कहा ना कि यहां पर लिखा है कि न्यूमरस सिचुएशन है जिसमें आप गिन भी नहीं पाओगे कि इनको खतरा हो रहा। कोई परेशानी है। 1973 में लॉन्च किया गया जिम, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और सुंदरबन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। इसके अलावा बंदरबन नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सारिका वाइल्ड सेंचुरी इन द राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन आसाम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला आर द सम ऑफ द टाइगर रिजर्व ऑफ। कोई परेशानी है किसी को। ये वो टाइगर रिजर्व है जहां पर कि इनके रिप्रोडक्शन प्रोसेस को सही करना, इनके फूड हैबिटेट परेशानी को दूर करना, इनके हेल्थ इश्यूज को, मतलब इनको वो वातावरण देना जिसमें ये नेचुरली अपने आप को ग्रो कर सके। कोई परेशानी है बोलिए, फिर नहीं बोल रहे, सब बताइए। हाँ, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1972 में किया गया। क्या कहा गया कि लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज बनाई जाएंगी, जिनमें बनाया भी गया जिनको की हंटिंग, पोचिंग या उनके रहने वाले इलाकों के अंदर कोई मूवमेंट और ट्रेड अलाउ नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया ये। सेंट्रल गवर्नमेंट सेवरल प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीशीज एक्ट ऑफ 1980 और 1986 सेवरल 100 बटरफ्लाइज, moth and beetles on the dragonel have been added to the list of protected species। 1991 में फर्स्ट टाइम प्लांट वर एडेड टू द लिस्ट ऑफ स्टार्टिंग 6 स्पीसीज। ठीक है, प्लांट को भी इस स्पीसीज के अंदर डाला गया। पहला क्या बनाया गया फॉरेस्ट का कैटेगरी, दूसरा, तीसरा रिजर्व तो बिल्कुल ही नहीं, प्रोटेक्टेड में बस उस इलाके में नहीं जाना, उस स्पीसीज में, और अनक्लास का मतलब तो अब जानते ही। चलिए इसमें डेफिनेशन। अच्छा, इस सभी चीजों के बाद एक चीज आप पढ़ेंगे ना, अभी देखना, प्रोड्यूसिंग टिम्बर अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस सोमोन चीजों पे प्रोडक्ट लगा दिया गया, परमानेंट फॉरेस्ट होंगे वो। ठीक है, अब इस सभी चीजों में जो बेसिक चीजें यहां देखनी है हमको, फॉरेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन हम तो पढ़ रहे हैं, रिजर्व फॉरेस्ट है और फॉरेस्ट एरिया है, कि आखिर ये सब नियम लगाने के बावजूद भी 1972 से 1986 तक, 87 तक, 91 तक दोबारा सुधार क्यों करना पड़ा। दो कारणों से, कि आपने कंजर्वेशन लॉ तो ला दिया, वो इफेक्टिवली वर्क कितना कर रहा है, तो नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था। क्यों नहीं कर रहा था, थोड़ा ये स्टोरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे कि उसका कारण क्या था। मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर द परमानेंट फॉरेस्ट कंस्टिट्यूटिंग 75% ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव द लास्ट percentage of reserve forest of this total forest area, whereas Bihar, Jharkhand, Bihar, Haryana, Punjab, Himachal Pradesh, Odisha and Rajasthan have the bulk in its protected area। कोई दिक्कत तो नहीं है। North Eastern state part of Gujarat have been very high percentage of their forest as unclassified forest managed by local। यहीं से आया आपका कारण। कारण क्या था, सरकारें जो हैं वो कानून लगाती थी, पर जो अनक्लासिफाइड थी या क्लासिफाइड भी थी, रिजर्व भी घोषित कर दिया जाता था, जो वहां के लोग थे ना वो उसको मानने के मना कर देते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनके ही लोकेशन में, उनके ही हैबिटेशन में कोई ऐसे ना कानून बनाकर उनको रोक दे। मसलन आप रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट बना दो और वहां के लोगों को कह दो कि तुम यहां से लकड़ियां चुनने नहीं जा सकते, ऑब्वियस सी बात है, रिस्ट्रिक्टेड फॉरेस्ट से तुम नहीं जा सकते,
लोग सपोर्ट नहीं करते थे। ऐसे में इफेक्टिवली वो कानून अच्छा काम नहीं कर पाया, तो एक चीज कराई गई जो लास्ट में पढ़ना था, वो अभी बता रहा हूं, JFM, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कहा गया कि वहां पर फॉरेस्ट अधिकारी के जो भी लोग हैं, पहले तो सेंट्रल ने कोशिश की कि ये जो फॉरेस्ट है वो यूनियन लिस्ट में आए, पर नहीं आया, राज्य अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे थे, हालांकि वो सिविक्स में पढ़ना है। पर यहां ये समझिए कि JFM को जब लाया गया तो कहा गया कि वहां पर जितने भी लोग काम कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, उनको हार्श नहीं होना है, वहां पर लोकल बॉडी में जो लोग भी हैं उनसे एक मीटिंग बैठानी है। कोई तो एक डिग्निटी होगा जिनका उस लोकेलिटी पे अपनी पकड़ होगी, जिसकी सब लोग रिक्वेस्ट मानते हो या सजेशंस मानते हो, इंस्ट्रक्शन सुनते हो, उनके साथ में कमिटी बना लीजिए जिसको हम लोग नाम देंगे जॉइंट फॉरेस्ट। वो क्या चाहते हैं और कन्विंस करिए हम क्या उनसे कराना चाहते हैं, क्या हम चाहते हैं, दोनों का एक कॉमन पॉइंट निकालें और एक मिनिमम प्रोग्राम लेकर चलें कि इतना तो जरूर हो सकता है। भाई हमें जंगलों को बचाना है, जंगल के जीवों को बचाना है, पक्षियों को बचाना है, जानवरों को बचाना है, आप भी वही चाहते हो। आप नहीं चाहते कि लकड़ियां तोड़ने से कोई रोके, लेकिन लकड़ियां तोड़ने के नाम पर लोग हंटिंग करेंगे तो क्या होगा। ऐसे सभी बातों का डिस्कशन करके वहां के कॉमन पीपल लोगों के साथ जो कमेटी बनाई गई उसको क्या कहा गया, JFM। क्या कहा गया, कोई परेशानी है? चलिए, कंजर्व करने की क्यों जरूरत है, यानी बचत या सुरक्षा देने की क्यों जरूरत है? भाई किसी भी चीज को सुरक्षा कब देंगे, जब इकोलॉजिकल बैलेंस खराब हो रहा है। कोई परेशानी है इसमें? दूसरा क्या है, कई तरीके के स्पीसीज हैं जिनको कि प्रिजर्व करने की जरूरत आ गई थी, जैसे वो एक्सटिंक्ट हो रहे हैं या एंडेंजर्ड हो रहे हैं। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी है प्लांट और एनिमल, ये भी आपको मालूम है। फ्यूल, फोडर, डोमेस्टिक नीड्स भी पॉपुलेशन को चाहिए, तो ये भी खत्म होगा। विलेज एंड स्मॉल स्केल, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज भी इस पे भी डिपेंड करती है। अब कल्चरल लॉस क्या हो रहा है, तो कल्चरल लॉस हो रहा है मार्जिनलाइज्ड एंड इंप्रोवलाइज्ड मेनी ऑफ द फॉरेस्ट कम्युनिटीज। वहां के लोगों को, जहां से आप जंगल बिल्कुल खत्म कर दे रहे हो, या कहो कि 10% था उसको 5% पे ला दिया, 4% पे ला दिया, तो वो कम्युनिटी के लोग अपनी एक अलग प्रक्रिया के जरिए उस जंगल के साथ, जैसे वन महोत्सव करते हैं, वो अब है ही नहीं तो क्या करेंगे। जैसे एक एग्जांपल मैं आप लोगों को दूं, आप लोग सभी पूर्वांचल से हैं, शादियां देखी आप सभी लोगों ने, शादियों में बुआ दीदी सब लोग होती है, जब बारात जाने वाली होती है तो एक कहते हैं कि पोखरा खोदने का एक रस्म होता है। पहले सच में ऐसे लोग जो पैसे वाले हुआ करते थे पोखरा करवाते थे जल संरक्षण के लिए। अब क्या होता है, कुदाल ले लेते हैं, किसी भी जमीन पे 2 बार मार दिया, रस्म पूरी, पैसा दिए, काम खत्म। क्योंकि ना तो आपके पास वो मोटिव है। अब ऐसा नहीं कि सब लोग पॉसिबिलिटी नहीं है, गांव में ऐसे कई लोग हैं जो पोखरा बनवा सकते हैं, नहीं पोखरा तो कम से कम पोखरे के आकार का 1-2 टैंक तो बनवा ही सकते हैं पानी जानवर वगैरह के लिए, किसी के लिए, पर कोई कराता है नहीं है। कई एक्ट्स हैं, कई लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, लोगों का विल है, नहीं हो पाता वो काम। तो मार्जिनलाइज तो हम भी हो रहे हैं ना उस कम्युनिटी के जरिए। वाटर वाली प्रॉब्लम आ ही रही है, आ रही है कि नहीं आ रही है। इंपैक्ट ऑन वुमेन, सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल रहे हैं वहां की फीमेल खास करके। ड्राउट ऑफ डिफॉरेस्टेशन इंट्रोड्यूस द, सिंपल सी बात है कि अगर आप फॉरेस्ट का बैलेंस खराब करोगे तो वहां की जो मिट्टियां हैं वो, क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पौधे क्या करते हैं, मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। आपने काट दिया, वहां की मिट्टी फ्लडेड हो, कैसे फ्लड लाएगी, मिट्टी वहां की नॉर्मल बारिश में बह के जाएगी, हवाओं से बह के जाएगी, आसपास की नदियों में पहुंच जाएगी। ये मैंने पहले की भी क्लास में बताया था। मान लीजिए कोई ये लेवल है, मान लो यहां 30 मीटर तक पानी आता है और बारिश के समय में जब होता है तो 70 मीटर तक जाता है, अप टू 100 मीटर ये जा सकता है, उसके बाद बाहर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मेरी बात समझ में आई सब लोगों को। अब आपने जो है मिट्टी इस तरीके से पेड़ों को काट दिया कि मिट्टियां बहने लग गई, उसके साथ और भी चीजें बहनेंगी, हवा में जाएंगी, पानी की बात जाएंगी, वो जाएंगी कहां, नदियों में ही जाएंगी। नदियों का लेवल जो ऑलमोस्ट पहले से कितना था, 30 था, अब उसमें 20-25 फीट 30 फीट और मिट्टी आ गया, तो अब लेवल प्री डिफाइंड लेवल कितना हो गया। तो आप सोचो ना कि बारिश में जब आएगा तो ये 30 फीट ऊपर पानी जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये फ्लड ही तो बनेगा, नहीं बना। और इस फ्लड से कितना ज्यादा प्रॉब्लम आएगा, कितना मिटिगेशन स्टेप है उन लोगों के पास, और सुरक्षा है नहीं है। और सबसे ज्यादा परेशान कौन होगा इस इलाके में, गरीब। समझ में आ गया, क्योंकि उनके घर कच्चे होते हैं और जंगलों के इलाकों में ट्राइबल लोगों को तो ऑब्वियसली होते हैं। चलें आगे। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन के लिए जो एक्ट लाया गया, वाइल्ड लाइफ सिक्योरिटी एक्ट 1972, लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीसीज, ये हमने बताया, बैन ऑफ हंटिंग, रिस्ट्रिक्शन वाइल्ड लाइफ, एस्टेब्लिश्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, प्रोजेक्ट फॉर प्रोटेक्टिंग स्पीसीज एंड एनिमल्स। कोई परेशानी है, ये कंजर्वेशन मूवमेंट जो मोटिव है वो कराए गए। टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज,
Even if we want to conserve our vast forest and wildlife resources, it is rather difficult to manage and control and regulate them in India. Much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by the government through the forest department or other government department. These are classified into the following categories. अगर हम खुद से भी करना चाहें तो कई ऐसी चीजें हैं कि वो सरकारों के अधीन है, सरकारों के सीधे अंडर में आती है. यहां तक सभी लोग अलाइंड हैं? किसके अंडर आती हैं? सरकारों के अंडर आती हैं. चलिए, पहला है रिजर्व फॉरेस्ट. मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन क्लेम्ड. रिजर्व फॉरेस्ट जो उधर मैंने 2 लाइन लाया था, छोड़ दिया था, पूरा स्लाइड में मैं रखा था यहां पर, इसलिए छोड़ दिया था. रिजर्व फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल फॉर एज फॉर कंजर्वेशन फॉरेस्ट. एज ये कंसर्न है क्योंकि इसके अंदर हम उन चीजों को पनपाते हैं, उन चीजों को मॉड्यूलेट करते हैं जो रियली मिसिंग हो रहा है हमारे साथ. आगे चलते हैं. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट डिक्लेयर किया गया है. क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, क्योंकि प्रोटेक्टेड हमको रखना है फॉर्मेट डिप्लीशन से. मान लिया कि अगर फॉरेस्ट वहां पर 23% होना चाहिए और हमने देख लिया कि 16 है, हमने प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में लगा दिया ताकि मिनिमम इसको 22-23 तक हम पहुंचा सकें कि खतरे के निशान से ये क्या हो जाए, बाहर हो जाए. और ऐसा जो 10 वर्ष के आसपास पहुंचेगा, मैं फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं क्योंकि फॉरेस्ट पहले है तभी प्लांट है, तभी सॉरी प्लांट है, स्पीसीज हैं और अलग तरीके के जानवर भी हैं. क्योंकि फॉरेस्ट ही सब खत्म हो जाएगा तो एनिमल्स और जानवर कहां रह जाएंगे वहां. समझ रहे मेरी बात को ना? चलिए, थर्ड आपका जो होता है अनक्लासिफाइड है, बिलोंगिंग टू द बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल. ये सब जानते हैं. रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज, सबको मालूम है, maintained for the purpose of producing timber and other product. Protected region Madhya Pradesh has the largest area under the permanent forest constituting 75%. ये हमने पहले देख लिया था. नॉर्दर्न स्टेट और गुजरात वाला हमने भी पहले पढ़ लिया था. ये हमने आप लोगों को बताया. जीएफएम का देखिए पढ़ के. प्रोग्राम फॉर्मली एग्जिस्ट 1988. उड़ीसा पास द फर्स्ट रिजोर्स फॉर फॉरेस्ट मैनेजमेंट. कहां चालू हुआ? उड़ीसा में. लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन अंडरटेक द प्रोटेक्शन एक्टिविटीज. Degradation forest and local manage the forest department. In return to the member, these communities are entitled to intermediately benefit look like not timber forest produce and share in the timber harvested for successful production. ये बताया ना हमने कि आप भी चाहते हैं लकड़ी तोड़ना ना छोड़े कोई, आपके दिनचर्या की चीजों से कोई रोक ना लगे, लेकिन हम भी चाहते हैं कि आपका ये जंगल बचे. तो हम दोनों मिलकर जो काम करेंगे वो क्या कहलाएगा? कोई परेशानी है? Which of the following tiber reserve has been local communities fought for conservation of the forest? बोलिए. हाँ, बस तुक्का. क्यों? ठीक है, आगे चले. फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड बिलोंगिंग टू बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, इसको क्या कहते हैं? हाँ, ठीक है. What are the other aim of what are the aim of चिपको मूवमेंट? कर लेंगे ये अब पक्का. थैंक यू.